मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मित्रों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और मित्रों, जो यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और प्राइमरी सुपर टेट परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मित्रों, यदि हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है मित्रों, यह पूर्णतः सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि इसमें पूर्णतः सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है कौन? राष्ट्रीय उद्यान। और मित्रों, राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। वहाँ पर कोई सामान्य व्यक्ति जाकर अपनी कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकता है, ना घर बना सकता है, ना परमानेंट रह सकता है। यानी कि मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतः रोक होता है। कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान में। यदि मित्रों हम बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है। हम मित्रों बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। देखिए मित्रों, वन्यजीव अभ्यारण्य में यह अंतर होता है कि यहाँ पर मित्रों निजी कार्यों की अनुमति होती है। यानी कि कोई व्यक्ति निजी कार्य कर सकता है। कुछ क्षेत्र यहाँ पर आरक्षित होते हैं और वहाँ पर जाकर आप कुछ निजी कार्य कर सकते हैं। देखिए मित्रों, वन्यजीव अभ्यारण्य जो क्षेत्र होता है इसका कोई स्पष्ट सीमा का निर्धारण नहीं होता। यानी कि सीमा का निर्धारण वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं होता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में सीमा का निर्धारण होता है। और मित्रों हम बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 544 है। आपको मित्रों कभी कभी परीक्षा में 544 नहीं दिया होगा, तो 532 देखने को मिलेगी। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। तो ध्यान दीजिए मित्रों, वर्तमान में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो मित्रों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है: क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र के बारे में। तो मित्रों चलिए हम बात कर लेते हैं यह क्या होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, जो क्रोड क्षेत्र होता है यहाँ पर मित्रों जो जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के लिए पूर्णतः आरक्षित होता है। यहाँ पर कोई भी न अधिकारी जा सकता है और न ही कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ पर जा सकता है जहाँ पर इस जीव जंतुओं को रखा जाता है। तो इसे क्रोड क्षेत्र कहते हैं। देखिए मित्रों, जो बफर क्षेत्र होता है, बफर क्षेत्र में जीव जंतु भी रहते हैं और यहाँ पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग जाते हैं। और मित्रों जो संक्रमण क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति भी रहते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी व्यक्ति भी जाते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं। और मित्रों जो क्रोड क्षेत्र होता है इसलिए पूर्णतः जीव जंतुओं के लिए तो होता है, यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो मित्रों ये थे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसकी संख्या वर्तमान में 18 है। तो आपको क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र समझ में आ गया होगा। देखिए मित्रों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखिए मित्रों, पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। यदि मित्रों हम बात करें भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। हम बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। देखिए मित्रों, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था इसका जो प्राचीन नाम है, इसका पहले का पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। हम मित्रों बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो 1935-36 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। और मित्रों रामगंगा नदी इसी से होकर गुजरती है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर। देखिए मित्रों, हम बात करें देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो देश में भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हम मित्रों बात करें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह में स्थित है, हिमसी राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह लद्दाख के लेह में स्थित है। पहले मित्रों इसे जम्मू कश्मीर वाला इलाका कहा जाता था, लेकिन मित्रों यह वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते इसे लद्दाख के लेह में स्थित माना जाता है। हम मित्रों बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य है। यदि बात करें सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य है।
अगला पॉइंट है उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी चोटी पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया। देखिए मित्रों, हम बात करें नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। हम मित्रों बात करें नंदा देवी चोटी पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क स्थित है। हम बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क की स्थापना कब हुई, तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तराखंड के इस राष्ट्रीय उद्यान पार्क में यानी कि नंदा देवी चोटी राष्ट्रीय उद्यान पार्क में फूलों की विविध प्रजातियों का संरक्षण किया गया है। इसी कारण मित्रों, इस फूलों की विविध प्रजातियों के संरक्षण के कारण इसलिए इसे उत्तराखंड की फूलों की घाटियों वाला राज्य कहा जाता है। यदि मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य को, किस प्रदेश को फूलों की घाटियों वाला राज्य कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा उत्तराखंड को कहा जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें बर्ड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भारत के पक्षी वैज्ञानिक हैं। पक्षी वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर सलीम अली हैं। इन्हीं को भारत का बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यदि हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों, मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। यदि हम बात करें भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। अगला पॉइंट है मित्रों, पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, वन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। यदि हम बात करें वन भारत के संविधान के किस सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल है। अगला पॉइंट है मित्रों, बारहसिंघा का सर्वाधिक संख्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। यदि हम बात करें किस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा की सर्वाधिक संख्या है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। अगला पॉइंट है मित्रों, पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें जंगली हाथियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है गुजरात का गिर अभ्यारण्य एशिया में शेर के लिए स्वर्ग माना जाता है। यदि प्रश्न आता है एशिया में स्वर्ग के लिए किस स्थान को स्वर्ग माना जाता है, तो गुजरात का गिर अभ्यारण्य को एशिया में शेर के लिए स्वर्ग माना जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, भारतीय गैंडे कांजीरंगिया अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हम बात करें कांजीरंगिया अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं, तो भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है मित्रों, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई, तो कोलकाता में किया गया भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई, तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई। कहाँ पर की गई, तो यह भी कोलकाता में ही किया गया। अगला पॉइंट है मित्रों, शेर परियोजना किस सन से संबंधित है, तो शेर परियोजना 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया मित्रों। बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया, तो बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जबकि मित्रों घड़ियाल परियोजना 1974 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यहाँ से मित्रों एक प्रश्न आपका हर साल बनना तय है। अगला प्रश्न है मित्रों, मगर प्रजनन परियोजना 1975 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। देखिए मित्रों, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ तो 1975 ईस्वी में। हिमचिता परियोजना का प्रारंभ हुआ तो 1987 ईस्वी में। एलिफेंटा परियोजना की बात करें तो 1992 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो मित्रों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी टेट और मित्रों सुपर टेट परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।